नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। दिखाना है अब उनको जिनकी हमें पड़ता देखकर हंसी जा रही है। दिखाना है अब उनको जिनकी हमें पड़ता देखकर हंसी जा रही है। बोल दूंगा बहुत दिन हो गए तुम्हें हंसते हंसते। बोल दूंगा बहुत दिन हो गए तुम्हें हंसते हंसते। अब हम लोगों की हंसने की बारी है। आइए हम लोग देखते हैं मूल विधि संविधान। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के अंतर्गत हम लोग मूल विधि संविधान देख रहे हैं। तो मूल विधि संविधान में आज हम लोग देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 क्या बताती है? भारतीय दंड संहिता 1860 विभिन्न प्रकार के अपराध, विभिन्न प्रकार के अपराध व दंड, विभिन्न प्रकार के अपराध बताती है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 विभिन्न अपराध व दंड का वर्णन बताती है। तो भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो है, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप भारत के प्रथम मूल विधि अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। भारत यानी कि जो हमारा ये भारतीय दंड संहिता 1860 है, इसका प्रारूप जो है भारत के प्रथम मूल विधि अध्यक्ष थे, मूल विधि आयोग के अध्यक्ष थे, मूल विधि आयोग के अध्यक्ष थे हमारे लॉर्ड मैकाले। मूल विधि आयोग के अध्यक्ष थे हमारे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले जो है ने प्रारूप बनाया और भारतीय दंड संहिता में अध्याय की संख्या 23 है। 23 अध्याय है। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय है तथा 511 धाराएं हैं तथा 511 धाराएं। अध्याय 23 है। अध्याय कितने? 23। अध्याय 23 है और धाराएं 511 है। तो भारतीय दंड संहिता जो बताता है विभिन्न प्रकार के अपराध तथा दंड का वर्णन, यानी कौन से अपराध होते हैं और उनके लिए क्या दंड का प्रावधान होता है। अगर देखें कि अध्याय 23 है और धाराएं 511 है और ये भारत पर लागू कब हुआ, तो भारत पर हमारा लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। अब आगे हम लोग देखते हैं अपराध। अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा यानी अपराध क्या होता है। तो एक थे हमारे सर्जेंट स्टीफन। उन्होंने कहा कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, यानी कानून के द्वारा निषिद्ध है, यानी कह सकते हो कि मना है।
समाज की नैतिक संवेदनाओं, समाज की नैतिक संवेदना, यानी कि जो हमारे सर्जन थे, सर्जन, उन्होंने कहा कि अपराध एक ऐसा कार्य है, सर्जन स्टीफन बोले क्या, सर्जन स्टीफन बोले कि अपराध एक ऐसा कार्य है जिससे जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज की संवेदनाओं, समाज की संवेदनाओं को क्षति पहुंचाता है, या दोनों में क्षति पहुंचाता है। विधि द्वारा निषिद्ध, विधि द्वारा निषिद्ध, विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज की संवेदनाओं को क्षति पहुंचाता है। तो सर्जन स्टीफन कहते हैं कि हमारा जो अपराध होता है एक ऐसा कार्य होता है जो विधि द्वारा निषिद्ध होता है और समाज की जो है संवेदनाओं को क्षति पहुंचाता है। यानी समाज के जैसे किसी व्यक्ति को जो है कोई क्षति होती है, उसको मन को ठेस पहुंचती है या उसके शरीर को जो है ठेस पहुंचती है, तो वो अपराध है। अगर हम लोग घरेलू भाषा में समझे अपराध क्या है, तो यदि हम लोग किसी भी व्यक्ति के मन के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, वो अपराध होता है, वो अपराध होता है। जैसे मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें पैसा देता है, अगर हमें कोई व्यक्ति पैसा देता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन यदि हम लोग उसका पैसा ले लेते हैं तो वो अपराध है, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य होगा वही अपराध होगा। वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या किसी प्रकार का हो, जो इच्छा के विरुद्ध होगा वही अपराध होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं अपराध के तत्व, अपराध के तत्व। यानी किसी अपराध को करने के लिए तत्व होते हैं, जिसमें हमारा पहला तत्व होता है मानव, एक मानव। पहले तत्व पे क्या होगा, एक मानव, यानी किसी भी अपराध को होने के लिए एक मानव, मानव में स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन अपराध को होने के लिए अपराध ऐसी जगह होगा जहाँ पे एक मानव होगा। और क्या होगा, आपराधिक मना स्थिति, आपराधिक मना स्थिति, और होगी आपराधिक, आपराधिक मना स्थिति, या इसको कहते हैं दुराशय, 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 या कह सकते हो इसको कहते हैं मेंस रिया, मेंस रिया। तो मेंस रिया क्या होता है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी गलत भावना से या किसी दुराशा यानी खराब भावना से या बुरी भावना से कोई अपराध करता है, उसके मन में यानी वो अपराध करने से पहले से मन में था, तो वो क्या होगा, आपराधिक मना स्थिति। यानी जब तक मन में नहीं है, जब तक पहले से हमारे दिमाग में ये बात नहीं है कि ये हमें काम करना है, तो वो आपराधिक मना स्थिति नहीं होती। देखते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति से मिलता है और एक ऐसी स्थिति भी आती है जो कहीं से भी धोखे से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे देखते हैं, दो व्यक्ति जा रहे हैं खेलते हुए और वो आपस में रोज खेलते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक दूसरे को धक्का भी देते रहते हैं, तो क्या हुआ, एक दिन धोखे से धक्का लग गया और धक्का लगने के बाद दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ये दुराशय भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका मन की स्थिति क्या थी, यानी उसकी कोई भावना नहीं थी उसकी मृत्यु करने की, उस व्यक्ति की भावना नहीं थी मृत्यु करने की, लेकिन वो क्या हुआ, धोखे से हो गया। तो उसको कहते हैं, यानी जहाँ पे स्थिति किसी की मृत्यु कारित करने की होती है तो उसको कहते हैं दुराशय। यदि उसकी स्थिति यानी उसके मन में पहले से विचार नहीं था कि उसकी मृत्यु की जाए, उसको मारा जाए, तो वो फिर अपराध नहीं होगा, यानी वो फिर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। उसको जो मूल संविधान के अंतर्गत या मूल विधि के अंतर्गत उसको किसी तरीके से कुछ न कुछ बचाव के
पक्ष मिल जाते हैं। आगे होता है आपराधिक कृत्य। आपराधिक आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य क्या होता है? जब तक कोई आपराधिक कोई कार्य होता है तो वही होता है हमारा आपराधिक कृत्य। मतलब ऐसा कार्य जो अपराध कर देता है, या ऐसा कार्य जो आपराधिक होता है, अपराध के माध्यम से होता है, वो आपराधिक कृत्य कहलाता है। आपराधिक कृत्य कहलाता है, यानी जिसकी स्थिति पहले से थी कि हमें किसी व्यक्ति को मारना है, तो क्या होगा? आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कोई कार्य ऐसा जो अपराध यानी आपराधिक भावना से किया जाता है, तो वो होता है आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य होता है, आपराधिक कृत्य होता है जो किसी अपराध की भावना से होता है, अपराध की भावना से होता है, तो क्या होता है? आपराधिक कृत्य होता है। फिर होता है कार द्वारा किसी दूसरे कार द्वारा कार कार द्वारा किसी दूसरे कार द्वारा किसी दूसरे या संपूर्ण समाज को कोई हानि हो। यानी कोई ऐसा कार्य हम लोग करते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि हो, या दूसरे व्यक्ति को कोई समस्या हो, या उस तुम्हारे कार्य से सभी जितने भी समाज के लोग हैं उनको कोई समस्या हो। किसी दूसरे या समाज के लोग यानी ऐसा कार्य जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई समस्या हो या कोई क्षति पहुंचे। ऐसा कोई कार्य आप करो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे या पूरे समाज को कोई क्षति पहुंचे। तो किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे या पूरे समाज को कोई क्षति पहुंचे, तो ये होता है हमारा क्या? कार्य द्वारा किसी दूसरे समाज के लोगों को जो है क्षति पहुंचाना या हानि पहुंचाना। तो अपराध के 4 तत्व हो गए। कोई भी अपराध करने के लिए एक मनुष्य का होना जरूरी है, यानी कि एक मानव भी होगा तभी वो अपराध होगा। और अपराध करने के लिए आपराधिक मना स्थिति, यानी कि उसके मन में, जो अपराधी उसके मन में ये विचार होना चाहिए कि हमें जो है ये कार्य करना है। कोई दुराशा यानी गलत आशय से, बुरे आशय से, गलत भावना से कोई कार्य करना, वो दुराशय होता है। इसको कहते हैं मेंस रिया। आपराधिक कृत्य यानी जब कोई कार्य ऐसा किया जाता है जो आपराधिक होता है, वो होता है आपराधिक कृत्य। फिर कार्य द्वारा किसी दूसरे या समाज के लोगों की हानि, यानी ऐसा कार्य करे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचे, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचे, या फिर पूरे समाज को कोई क्षति पहुंचे, तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा कार्य द्वारा किसी दूसरे समाज के लोगों को हानि। अब हम लोग देखते हैं आपराधिक मानव स्थिति से संबंधित वाद। आपराधिक मना स्थिति से संबंधित वाद। आपराधिक मना स्थिति से संबंधित वाद मतलब ये है कि ऐसे वाद यानी ऐसे मुकदमे जो आपराधिक मना स्थिति पर आधारित है, यानी कि जिनका ये कह सकते हो कि उनका ये है कोई अपराध करने का विचार पहले से नहीं था, वो होता है आपराधिक मना स्थिति यानी कि मेंस रिया। तो इस पे एक हमारा हार्डिंग बनाम इंफ्राराज, एक हमारा हार्डिंग बनाम प्राइस है जो मना स्थिति संबंधित यानी आपराधिक मना स्थिति संबंधित है, हार्डिंग बनाम प्राइस। फिर है सिराज, एक हमारा है सिराज बनाम। तो जो हमारा सिराज बनाम ये भी क्या है? ये भी हमारा एक आपराधिक मना स्थिति संबंधित वाद है। फिर एक आर बनाम तो आर बनाम में क्या है? ये भी आर बनाम प्रिंस, ये क्या है? आर बनाम प्रिंस, ये भी एक क्या है? तो ये भी एक आपराधिक मना यानी आपराधिक मना स्थिति संबंधित वाद है, आर बनाम प्रिंस। एक है फाउलर बनाम पेजेंट, फाउलर
फाउलर बनाम पेजेंट। तो फाउलर बनाम जो पेजेंट वाद है ये भी क्या, एक आपराधिक स्थिति से संबंधित वाद है। फिर ये है क्वीन बनाम टाल्सन। क्वीन बनाम टाल्सन। तो ये हमारा ये क्वीन बनाम टाल्सन जो है ये भी क्या है, ये भी एक आपराधिक मना स्थिति से संबंधित वाद है। फिर है कि नाथुराम बनाम वाद है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, तो ये हमारा हार्डिंग बनाम वाइस है जो है, सिराज बनाम आर बनाम प्रिंस है, फाउलर बनाम पेजेंट है, क्वीन बनाम टल्सन है, नाथुराम बनाम, ये जो जितने वाद ये क्या आपराधिक मना स्थिति, यानी कि ये बताता है कि किस व्यक्ति की कैसी आपराधिक स्थिति, यानी मन की स्थिति अपराध करने की थी या नहीं थी, ये उससे संबंधित वाद हमारे। आगे हम लोग देखते हैं अपराध के चरण, यानी जब कोई हम लोग अपराध करते हैं तो उसके कितने चरण होते हैं, क्या क्या अवस्था होती है, किस कंडीशन पे माना जाता है कि ये अपराध है या नहीं है। तो अपराध के चरण या अवस्था, तो अपराध के चरण व अवस्था में ये होगा कि हम लोग देखेंगे कि कोई भी अपराध करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कोई भी अपराध करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक तो आशय होना चाहिए। आशय यानी मन की इच्छा कि हम वास्तव में ये अपराध किसी पहले से प्लानिंग के अनुसार कर रहे हैं या अचानक हो गया कोई धोखे से, तो वो होना चाहिए। दूसरा तैयारी, तो तैयारी भी करते हैं, जैसे बंदूक लेते हैं, चाकू लेते हैं, ये क्या है तैयारी। तो आशय और तैयारी, और होता है एक प्रयत्न, यानी कि अब उस अपराध को करने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, जैसे चाकू लाते हैं खरीद के, पिस्तौल लाते हैं खरीद के, तो ये क्या ये प्रयत्न है। फिर जब अपराध हो जाएगा तो वो तो वैसे भी अपराध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपराध का पुण्यन, यानी कि अपराध पूर्णतया हो जाएगा, तो वो क्या है, वो अपराध का पुण्यन होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, तो पहला तुम्हारा क्या है, आशय होना चाहिए। किसी अपराध को क्या करना, आशय यानी मन की इच्छा होनी चाहिए कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। तैयारी भी होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, और अपराध का पुण्यन भी होना चाहिए। तो आशय, तैयारी, प्रयत्न। अपराध का पूर्ण, यानी कि किसी भी अपराध को करने के लिए चार अवस्थाएं होती हैं। एक तो आशय होता है, आशय मतलब अपराध करने की इच्छा या मतलब, और दूसरा होता है हमारा तैयारी, कोई भी अपराध करना है तो उसके लिए तैयारी होती है। जैसे कोई चाकू लाता है, पिस्तौल लाता है, तलवार लाता है, या कोई पॉइजन लाता है इस प्रकार का, जिससे अपराध हो सके। प्रयत्न भी होता है, और अपराध का पुण्य, यानी जब कोई अपराध हो जाता है वो पुण्यन होता है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 2 में बताया गया है कि भारत के बाहर जो अपराध होते हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में बताया गया है, धारा 2 में बताया गया है कुछ भारत के अंदर अपराध होते हैं और कुछ भारत के बाहर अपराध होते हैं। यानी जो भारत के अंदर अपराध होते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर अपराध, यानी कि भारत के भीतर अपराध, और धारा 3 कहती है, भारत के बाहर अपराध।
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 2 बताती है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो भारत की सीमा के अंदर होते हैं, तो वो धारा 2 के अंतर्गत दंडनीय होंगे। और धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है भारत के बाहर, यानी कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो भारत के बाहर होते हैं, यानी भारतीय जो है बाहर चले जाते हैं और वो अपराध करते हैं, तो उनको धारा 3 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, धारा 3 के अंतर्गत। अब देखते हैं धारा 4। धारा 4 कहती है भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा अपराध, भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा अपराध। धारा 4 हमारी कहती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 4 कहती है, धारा 4 कहती है कि भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा अपराध। ये क्या है हमारा? ये कहती है भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा अपराध, या भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वाहन, या भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, उसके द्वारा अपराध। भारत के बाहर भारत के रजिस्ट्रीकृत, भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान में किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 का जो फर्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा अपराध, और धारा 4 का सेकंड पॉइंट कहता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, यानी कोई पोत है या कोई विमान है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, और उस पर किसी व्यक्ति ने जो व्यक्ति है वो भी चाहे यहाँ का हो, उसके द्वारा जो अपराध होगा वो धारा 4 के अंदर दंडनीय किया जाएगा। या फिर और इसका तीसरा पॉइंट बताता है हमारा कि भारत में कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि कोई व्यक्ति है जो विदेशी है, कोई बाहरी है या कोई भारतीय है, और भारत के जो कंप्यूटरी कहते हैं, यानी कि जो साइबर अपराध है, भारत के कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, कोई कंप्यूटरीकृत के माध्यम से कोई अपराध होता है, वो चाहे बाहर हो या अंदर हो, भारत के जो कंप्यूटर क्षेत्र है या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उस पर कोई अपराध होता है, तो वो हमारा धारा 4 के अंतर्गत आता है। तो इस पे 3 प्रकार के पॉइंट हो गए धारा 4 पे। भारत के बाहर किसी भारतीय द्वारा अपराध, भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान में किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध, वो चाहे यहाँ का हो, और फिर है भारत के कंप्यूटर पे कोई छेड़छाड़ करता है, कोई भारतीय या कोई विदेशी हो, तो फिर क्या होगा? ये धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब भारतीय दंड संहिता भारत सरकार की सेवा के अधिकारी, देखते हैं आगे भारतीय दंड संहिता धारा 5 हमारी देखते हैं। धारा 5 बताती है भारतीय दंड संहिता के जो सिविल अधिकारी होते हैं या नौसैनिक अधिकारी होते हैं, जैसे एयरफोर्स का अधिकारी हो गया, कोई हमारा कोई नौसैनिक हो गया, यानी जल समुद्री मार्ग का या जल का जो हमारे होते हैं सैनिक, जिसको नेवी बोलते हैं, नेवी वाले हो गए, या एयरफोर्स सैनिक हो गए, वायु सैनिक हो गए, या कोई विद्रोही, ये इनके द्वारा कोई विद्रोह किया जाता है, या सैनिक, चाहे नौसैनिक हो, चाहे जो भी हो, नौसैनिक हो या वायु सैनिक हो, इनके द्वारा यदि कोई विद्रोह किया जाता है तो स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी उनके द्वारा कोई इस प्रकार का वो नहीं किया जाए, उनका वो अलग प्रकार का नियम होता है। तो धारा 5 हमारी कहती है कोई सिविल अधिकारी हो, सिविल कर्मचारी हो, सिविल यानी कि सिविल जो होते हैं सिविलियन वो, या सेवक अधिकारी, कोई सिविल सेवा का अधिकारी भारत सरकार का अधिकारी हो, या फिर सैनिक हो या ना सैनिक हो, कोई भी सैनिक हो, इसमें सैनिक भी चाहे हमारा वो नेवी का कोई सैनिक हो या एयरफोर्स कोई सैनिक हो, इनके द्वारा क्या, इनके विशेष उपबंध होते हैं, यानी स्थानीय विधि के उपबंधों पर ये प्रभाव नहीं डालेंगे। फिर है धारा 8। धारा 8 देखें हम लोग। धारा 8 बताता है पुल्लिंग शब्द। धारा 8 बताता है पुल्लिंग शब्द,
यानी पुल्लिंग शब्द से धारार्थ में ये बताया गया है कि वो चाहे कोई नर हो या कोई माता, यानी कह सकते हो इस पुरुष हो चाहे स्त्री, पुरुष हो या स्त्री, पुरुष हो या स्त्री, यानी पुल्लिंग शब्द यदि आता है तो उसके अंतर्गत ये समझा जाएगा वो चाहे महिला हो या कोई पुरुष हो, दोनों को दंड का प्रदान धारा 8 के अंतर्गत है। यानी इस शब्द का यही है कि धारा 8 क्या कहती है, पुल्लिंग शब्द, यानी इसको बताता है कि जो पुरुष हो या स्त्री हो, इसके बारे में जो है बताया जाता है हमारा। आगे हम लोग देखते हैं सामान्य आशय और समान आशय। सामान्य आशय और समान आशय क्या होता है? सामान्य आशय बोलते हैं हम लोग कॉमन इंटेंशन। समान आशय होता है हमारा कॉमन इंटेंशन, एक होता है समान आशय। समान आशय होता है हमारा सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। तो हमारे जो समान आशय होता है, सामान्य आशय व समान आशय, तो सामान्य आशय और समान आशय में दोनों में डिफरेंट ये है, फर्क ये है कि सामान्य आशय जो होता है हमारा कॉमन इंटेंशन, तो उस पर क्या होता है, कोई भी जो अपराध होता है उसमें पहले से हमारा विचार विमर्श होता है। यानी जो हमारा जो कॉमन सामान्य आशय होगा यानी कॉमन इंटेंशन, तो कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत अपराधी जो है वो पहले से इस प्रकार की योजना बना चुका होगा कि हमें इस प्रकार कोई चोरी करनी है या कोई डाका डालना है या फिर कोई हत्या करनी है या कोई लूट करनी है या कोई सेंध लगानी है, तो जो अपराधी होगा वो उसके मन में पहले से विचार आ चुका होगा और उसके साथी जो होंगे, उसके साथ काम करने वाले, वो भी विचार बना चुके होंगे कि हम सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, इस प्रकार का अपराध करेंगे। तो समान ऐसा हमारा हो गया कि कोई भी ऐसा अपराध जिसके बारे में पहले से सूचना हो या पहले से उसके बारे में विचार विमर्श किए जा चुके हो, यानी सलाह बनाई जा चुकी होगी ये वाला अपराध हमें करना है, तो उससे कहते हैं हम लोग समान आशय, यानी कि कॉमन इंटेंशन। क्या कहते हैं? कॉमन इंटेंशन कहते हैं, कॉमन इंटेंशन। फिर होता है हमारा एक सिमिलर, यानी कि समान आशय। तो समान आशय क्या होता है? सिमिलर इंटेंशन होता है, यानी समान जो आशय होता है इस पर हमारा कोई पहले से आपराधिक स्थिति यानी कोई पहले से आपराधिक विचार विमर्श नहीं होता। यानी जितने भी उस अपराध को करने वाले लोग होते हैं या फिर कह सकते हो कोई व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति होता है जिससे वो किसी कारणवश या भूलवश कोई अपराध हो जाता है, तो वो होता है सिमिलर आशय, यानी कि सिमिलर इंटेंशन यानी समान आशय, यानी जिसका पहले से कोई विचार विमर्श नहीं था, यानी ऐसी स्थिति नहीं थी कि अपराध करने की, और वो होता है क्या? समान आशय। तो कॉमन इंटेंशन में हो जाएगा पहले से विचार विमर्श था, किसी भी अपराध को करने के लिए पहले से उस अपराध के लिए विचार विमर्श था, यानी पहले से हम लोग सलाह बना चुके थे अपराध करने के लिए। और समान आशय में यानी सिमिलर इंटेंशन पे क्या होगा, इस पे जो है पहले से अपराध करने के लिए विचार विमर्श नहीं था। तो इस प्रकार समान आशय के कुछ वाद हैं, समान आशय के कुछ वाद हैं। जैसे हमारा एक वाद है वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर वाद है। एक हमारा महबूब शाह बनाम मुंबई राज, ये भी एक वाद हमारा जो समान आशय से संबंधित है। फिर एक श्री कांतिया जो वाद है वो भी क्या है? समान आशय से संबंधित है। एक हमारा जेएम देसाई। तो इस प्रकार समान आशय से संबंधित हमारे वाद हैं, समान आशय संबंधित क्या है? वाद है, समान आशय संबंधित वाद। तो पहला हमारा है वरिंद्र कुमार घोष, पहला हमारा वरिंद्र घोष बनाम इम्परर। फिर हमारा है एक हमारा है श्री कांतिया है। एक हमारा जेएम
जे एम मुंबई, जे एम क्या है, जे एम देसाई, जे एम जे एस जे एम देसाई, एक हमारा जे एम देसाई, जे एम देसाई है। इस तरह हमारे जो समान से संबंधित बात है जे एम देसाई, और हमारा एक है महबूब शाह, महबूब शाह, महबूब शाह। तो ये हमारे क्या है, ये समान आशय से संबंधित बात। वरिंद्र घोष यानी वरिंद्र कुमार घोष बनाम जो हमारे एम्परर है, ये भी हमारा सामान्य आशय से है। श्रीकांतिया, श्रीकांतिया जो बनाम अब हमारा जो है, ये भी क्या है, ये भी हमारा केस क्या है, ये हमारा समान आशय से संबंधित है। जे एम देसाई, जे एम देसाई बनाम मुंबई, जे एम देसाई बनाम मुंबई, ये भी क्या है, हमारा एक समान आशय से संबंधित जो है मुकदमा या केस है। फिर महबूब शाह, महबूब शाह बनाम, महबूब शाह बनाम जो है, ये हमारा क्या है, समान आशय। तो समान आशय का मतलब ये हो गया कि ऐसा अपराध जिसको करने के लिए पहले से हम लोग कोई सलाह या गणना, मनगणन कोई गणना कर चुके हो कि हमें ऐसा अपराध करना है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 41 व 42 में फर्क क्या है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 41 व 42, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 41, धारा 42। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा हमारी 41 है, वो बताती है विशेष विधि। क्या बताती है, विशेष विधि। और धारा जो 42 है वो बताती है स्थानीय विधि। तो धारा 41 बताती है विशेष विधि, विशेष विधि, और धारा 42 बताती है हमारी स्थानीय विधि। तो जो हमारी विशेष विधि है, तो ये किसी विशेष, ये क्या है, किसी विशेष विषय पे लागू होगी। विशेष विधि यानी धारा 41 क्या है, ये विशेष विषय पे लागू होगी। और ये हमारा क्या है, किसी विशिष्ट स्थान यानी किसी विशिष्ट स्थान के भाग पर, किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। धारा 42 हमारी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 41 विशेष विधि है, इस पर किसी विशेष विषय के लिए लागू होगा। और धारा 42 जो है स्थानीय यानी स्थानीय विधि है, स्थानीय विधि, स्थानीय विधि है जो किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगा। फिर हमारा धारा 34, धारा 34 हमारे संबंधित होती है समान आशय। धारा 34 हमारे संबंधित होती है किसी समान आशय से। धारा 34, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 संबंधित हमारी सामान्य आशय, सामान्य आशय, सामान्य आशय। और धारा 149, और हमारी एक धारा 149 जो सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। और धारा हमारी जो है धारा 149, धारा 149 जो है वो हमारी सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता के, भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा हमारी 34 है, वो है हमारी किसके लिए, सामान्य आशय के लिए है। और जो धारा 149 है वो हमारी किसके लिए, वो हमारी है सामान्य उद्देश्य के लिए। इसी के हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा एक था छतरमल बनाम राजस्थान राज्य, उसमें बताया गया धारा 34 और धारा 149 पे अंतर। धारा 34, धारा 34 और धारा 49 पे अंतर बताया गया है। छतरमल, छतरमल एक बात था, छतरमल बात था, उसमें धारा 34 और धारा 149 समान आशय और समान उद्देश्य पर क्या बताया गया है, बताया गया दोनों में फर्क क्या है। अब हम लोग देखते हैं धारा 44। धारा 44 क्या है कि कोई व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, यानी किसी व्यक्ति का शरीर हो या किसी व्यक्ति का मन हो या किसी व्यक्ति की ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि हो, या संपत्ति को अवैध रूप से, की संपत्ति पर अवैध रूप से कारित क्षति को हम लोग क्या बताता है, यानी धारा के बारे में बताता है। धारा 44 है हमारी, धारा 44।
धारा 44 यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 44 कहती है किसी व्यक्ति की ख्याति हो, किसी व्यक्ति की ख्याति हो यानी प्रसिद्धि कह सकते हो, या किसी व्यक्ति की संपत्ति हो, किसी व्यक्ति की ख्याति हो, किसी व्यक्ति संपत्ति हो, क्या होता है यानी कि किसी व्यक्ति की ख्याति हो, ख्याति मतलब क्या होता है, फेमस यानी कि प्रसिद्धि हो, यानी किसी व्यक्ति की यदि प्रसिद्धि में कोई आरोप लगाया जाता है या कोई लोकप्रिय व्यक्ति है उसके बारे में बताता है, किसी व्यक्ति का शरीर हो यानी व्यक्ति के शरीर पे लगाया जाता है, या संपत्ति में अवैध रूप से कोई कारित क्षति को बताता है, यानी क्या बताता है, अवैध रूप से कारित क्षति। किसी व्यक्ति का शरीर भी हो, किसी व्यक्ति का शरीर हो या ख्याति हो या संपत्ति हो, ये क्या था, अवैध रूप से कारित, अवैध रूप से कारित क्षति, अवैध रूप से कारित क्षति, तो यानी हानि, क्षति या हानि कह सकते हो। तो यानी कि धारा 44 बताती है कि किसी व्यक्ति का शरीर हो या किसी व्यक्ति की ख्याति हो या संपत्ति हो, वो अगर अवैध रूप से उसके शरीर या संपत्ति या ख्याति पर हम लोग क्या करते हैं, कोई क्षति करते हैं या कोई हानि पहुंचाते हैं, तो वो धारा 44 के अंतर्गत क्या होगा, दंडनीय होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे धारा 53। धारा 53 पे देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53। धारा 53 पे हमारा बताया गया है दंड, दंड बताया गया है। तो धारा 53 पे हमारा दंड बताया गया है, इसमें हमारा एक बताया गया है मृत्यु, एक तो दंड हो जाएगा हमारा मृत्यु दंड, मृत्यु दंड हो जाएगा। कारावास, कारावास हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का दंड हो जाएगा। इस कारावास में हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, एक कारावास और हमारा होता है कठोर कारावास, कठोर कारावास, एक होता हमारा साधारण कारावास, साधारण कारावास। तो जो हमारा कारावास होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, पहला हो जाता है हमारा कठोर कारावास और दूसरा हो जाता है हमारा साधारण कारावास। तो कठोर कारावास या इसको कहते हैं साश्रम, क्या कहते हैं, साश्रम, यानी कि श्रम सहित, यानी कोई ऐसा अपराधी होगा जिसको कारावास पे क्या कराया, श्रम कराया जाएगा, यानी कोई कार्य दिया जाएगा, उसको फ्री बैठे बैठे रोटी नहीं दी जाएगी, कोई कार्य से लिया जाएगा, तो होगा क्या, कठोर कारावास या साश्रम कारावास। जो साधारण कारावास होता है उस पे यानी उससे साश्रम कारावास नहीं कराया जाएगा। एक होता है आजीवन कारावास, आजीवन, आजीवन कारावास होता है। तो आजीवन कारावास यानी पूरे जीवन, वैसे जीवन काल 20 वर्ष का माना जाता है कारावास के अनुसार, लेकिन आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हो जाता है। जो वैसे तो देखा है कि जो आजीवन को मानते हैं 20 वर्ष, लेकिन अलग अलग नियम के अनुसार अलग अलग है। फिर देखते हैं संपत्ति का समर्पण, ये भी एक दंड है एक प्रकार का, संपत्ति का समर्पण, यानी जो हमारे कोई अपराधी है अगर कोई अपराध करता है तो उसकी संपत्ति भी क्या कर लिया, जब्त कर लिया। इस समर्पण का क्या होगा, जब्त करना, या उस पर और क्या होगा, या जुर्माना, कोई जुर्माना लगा दिया जाएगा, कोई जुर्माना कर दिया जाएगा कि आपने कोई अपराध किया इसलिए इसके लिए इतना जुर्माना। या संपत्ति का समर्पण है, संपत्ति जो है न्यायालय के माध्यम से क्या होगा, वो अपने अंडर पे कर लेगी कि इसके हकदार आप नहीं हो। तो हमारा धारा 53, धारा 53 के अंदर दंड बताया गया है कि दंड के कितने प्रकार है, दंड कैसे कैसे हो सकता है। तो दंड कैसे कैसे दिया जा सकता है, तो मृत्यु दंड दी जा सकती है, यानी किसी व्यक्ति किसी अपराध के लिए क्या होगा, मृत्यु दंड दिया जा सकता है, या फिर कारावास दिया जा सकता है। और कारावास हमारे दो प्रकार के हो गए, कठोर कारावास यानी साश्रम कारावास और साधारण कारावास। फिर हमारा आजीवन कारावास, या तो आजीवन कारावास दिया जा सकता है पूरे जीवन भर, फिर या फिर संपत्ति का समर्पण, यानी जो तुम्हारी संपत्ति उसको जो जब्त किया जा सकता है वो भी क्या है, एक प्रकार का दंड है। जुर्माना भी दिया जा सकता है कि 5 लाख 10 लाख 2 लाख, जितना जुर्माना जैसा जो हमारा अपराध होगा उसके अनुसार क्या होगा, जुर्माना भी दिया जाता है। पहले क्या था, पहले था काला पानी,
काला पानी की सजा होती थी जिसको बोलते हैं निर्वासन, यानी कि उस किसी व्यक्ति अपराधी व्यक्ति को ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ पर किसी मानव जनजाति से या मानव जात से कोई संबंध न हो, किसी जीव से संबंध न हो, उसको कहते हैं काला पानी निर्वासन। वो हमारा 1949 के बाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो काला पानी को हमारा काला पानी की सजा, काला पानी की सजा, ये इसको कह दो निर्वासन। तो ये हमारा क्या 1949 में इसको कर दिया गया बंद, काला पानी या निर्वासन की सजा को 1949 में क्या किया, बंद कर दिया गया है। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं धारा 73। धारा 73 पे आता है हमारा एकांत परिरोध, एकांत परिरोध। धारा 73 पे आता है हमारा एकांत परिरोध। तो धारा 73 एकांत परिरोध के बारे में बताती है। एकांत परिरोध का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को अकेले स्थिति में रखना, यानी कि एकांतवास में रखना, उसको कहते हैं एकांत परिरोध। यदि किसी व्यक्ति को 6 माह की सजा है, यदि किसी व्यक्ति को 6 माह की सजा दी गई है तो उसे एकांत परिरोध के लिए 1 माह तक रखा जा सकता है। 6 माह के लिए, 6 माह सजा के लिए, यानी किसी व्यक्ति को 6 माह का दंड दिया गया है कारावास के लिए, तो उसे एकांत परिरोध कितना रखा जा सकता है, एक माह। 6 माह की सजा है तो इसके लिए एकांत परिरोध 1 माह रखा जा सकता है। यदि 6 माह से अधिक है तो 2 माह। अगर 6 माह से अधिक सजा है, 6 माह से अधिक सजा है तो फिर एकांत परिरोध होगा कितना, हमारा 2 माह होगा। अगर 1 वर्ष से अधिक अगर है हमारा, 1 वर्ष से अधिक सजा है या 1 वर्ष से अधिक कारावास है तो फिर हमारा होगा 3 माह। तो 3 माह का हमारा क्या होगा, एकांत परिरोध होगा, यानी कि एकांत स्थिति में रखा जा सकता है। उसको किसी विशेष पूछताछ के लिए, किसी भी जानकारी के लिए क्या किया जाता है, उसे एकांत परिरोध पर रखा जाता है। तो धारा 73 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 73 कहती है, एकांत परिरोध की परिभाषा बताती है कि एकांत परिरोध में क्या होगा, किसी व्यक्ति को 6 माह या किसी भी अपराधी को 6 माह की सजा दी गई है तो उसे एकांत परिरोध के 1 माह एकांत परिरोध पर रखा जा सकता है। यदि उसे 6 माह से अधिक के लिए दी गई है सजा तो वो 2 माह के लिए एकांत परिरोध पर रखा जा सकता है। और यदि 1 वर्ष से अधिक सजा दी गई उसे तो वह 3 मास के लिए, यानी 3 माह के लिए, अधिकतम 3 मास के लिए क्या किया जा सकता है, उसे एकांत परिरोध के लिए रखा जा सकता है। और धारा 74 हमारी इसी की है, धारा 74। तो धारा 74 हमारी क्या बताती है, तो धारा 74 बताती है एकांत परिरोध 1 बार में 14 दिन, यानी कि बताया गया है कि एकांत परिरोध क्या है। धारा 74 बताती है एकांत परिरोध 1 बार में 14 दिन पर, यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए 3 माह। जो हमारा पहले में था 1 वर्ष से यदि अधिक है तो 3 माह, लेकिन धारा 74 क्या बताएगी, धारा 74 कहती है एकांत परिरोध एकांतवास या एकांत परिरोध क्या होगा, यानी कि एकांत परिरोध क्या होगा, 14 दिन, अधिकतम 1 बार में कितना, 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 1 बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा। और 3 माह से अधिक, यानी 3 माह से अधिक या 1 माह में 7 दिन, 1 माह में 7 दिन। इसने कहा कि एकांत परिरोध क्या होगा, 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 14 दिन से क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। 3 मास में, अगर 3 माह से अधिक की सजा है, 3 माह से अधिक तो 1 माह में 7 दिन। यदि 3 माह से अधिक है, 3 माह से अधिक का दंड है कारावास का, तो फिर क्या होगा, उसे 1 माह में कम 7 दिन, 1 माह में क्या 7 दिन, यानी 1 माह में 7 दिन का ही एकांत परिरोध होगा। 1 माह में 7 दिन क्या होगा, एकांत परिरोध। तो इस प्रकार आज हमारा ये भाग पूरा होता है। अब आगे की जानकारी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो और हम लोगों के चैनल अच्छा लग रहा हो पढ़ने पे,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और साइड पे लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आप सभी को शीघ्रता से नोटिफिकेशन उसी समय पे मिल सके। जय हिंद दोस्तों।